हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं गौरव तोमर। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज फॉर क्लास 12th हिस्ट्री, पार्ट 1 है, मतलब अलग अलग पार्ट में हमारी वीडियो जैसे हमेशा रहती है। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी के अंदर। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इसमें बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से क्रॉनिकल्स मतलब जो क्रोनोलॉजी में सीरीज के साथ बताते हुए जो किताबें लिखी गई हैं, इवेंट्स लिखी गई हैं राजा के या सुल्तान जो है, बादशाह जो है, उसके टाइम पीरियड में। तो हम उसमें उसके बारे में उसमें बात करेंगे कि कौन सी किताब किस ऑथर ने लिखी है, उस किताब को लिखने का मोटिव क्या था, बादशाह ने जो है वो क्रॉनिकल्स लिखने का ऑर्डर क्यों दिए थे, इनको हम क्रॉनिकल्स बोलते क्यों हैं, ठीक है। और इन क्रॉनिकल्स के थ्रू हमको मुगल एम्पायर के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज जो हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ गौरव तोमर। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें जो कुछ हमारे जो हेडिंग्स हैं, द मेन हेडिंग्स विल बी लाइक द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दी पेंटेड इमेजेस, बेसिकली पेंटिंग्स की बात करेंगे, दी अकबरनामा एंड दी बादशाहनामा। बादशाहनामा इसको हम पातशाहनामा के नाम से भी जानते हैं, शाहजहां के बारे में लिखी गई थी, और अकबरनामा जो नाम से पता चलता है ये अकबर के रूल और रेन के बारे में लिखी गई थी। सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में है क्या, या जो भी है कि ये जो क्रॉनिकल्स की हम बात करते हैं इनको लिखने की कारण क्या था, कि क्यों मुगल कोर्ट ने या रूलर्स ने जो है इनको लिखने के लिए ऑर्डर पास किए थे। Actually, the Mughal rulers they saw themselves as the appointed by the divine will to rule। ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, हमने एंशिएंट इंडिया के अंदर भी पढ़ा था कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो ज्यादातर क्या है कि रूलर अपने आप को हमेशा डिवाइन विल के थ्रू रूल करने की पावर जो है वो साबित करना चाहते थे, कि हमें जो है भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो है वो आप लोगों पर रूल करने के लिए भेजा है। तो अब जो ये थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है डिवाइन किंगशिप का या डिवाइन विल की, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डिवाइन विल जो थी रूल की। अब जो ये कॉन्सेप्ट है इसको डिसएमिनेट कैसे करना है, ट्रांसमिट कैसे करना है लोगों के सामने, ठीक है। तो इसको जो ट्रांसमिट करने का जो एक तरीका जो मुगल लोगों ने या मुगल रूलर्स ने अपनाया वो था राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, कि हमारे जो भी क्रोनोलॉजिकली हमारे जो भी रूलर्स ने या हमारे जो खानदान के अंदर या हमारे वंश के अंदर अलग अलग लोगों ने जो है रूल किया है, हम उनकी हिस्ट्री जो है लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए द मुगल किंग्स एक्चुअली कमीशन कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट देयर अकाउंट्स, कि भाई अपने कोर्ट हिस्टोरियन को बोल दिया कि आप जो है हमारे बारे में या हमारी हिस्ट्री के बारे में जो अकाउंट्स है उसको लिखना शुरू करो। These accounts recorded the events of the emperor's time, कि जो पर्टिकुलर एम्परर के बारे में लिखा जा रहा है। जैसे अभी हमने अकबरनामा की बात की, वो अकबर के रूल के बारे में बात करता है। बादशाहनामा की बात की है तो बादशाहनामा जो काम करता है वो शाहजहां के बारे में लिखता है। तो एक रूलर के पर्टिकुलर टाइम के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब इस दौरान जो है राइटर्स ने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की। वो डिफरेंट रीजन जो है जो उस मुगल रूल के अंडर जो उस टाइम पर आते हैं, उनके कंट्रोल के अंडर आते हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। इससे एक फायदा ये मिला कि सब कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट रीजन थे उनकी इंफॉर्मेशन जो है राजा के पास पहुंचने लगी, जो बेसिकली कहीं ना कहीं राजा को जो है हेल्प करता था टू गवर्न, अपने लोगों को किस तरह गवर्न करना है। क्योंकि हम आगे भी देखते हैं कि जब ब्रिटिश भी इंडिया के अंदर रूल करने आते हैं तो व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली ट्राई टू ट्रांसलेट द इंडियन लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें अकबरनामा, बादशाहनामा जो हम आगे डिस्कस करेंगे ये भी मेन है। तो इनको ट्रांसलेट करने का ब्रिटिश ने क्यों कोशिश की थी, क्योंकि दे वांट टू अंडरस्टैंड दी लाइक नीड, डिमांड्स एंड कल्चर ऑफ दी लाइक इंडियन पीपल, द सब कॉन्टिनेंट, ताकि इससे रूल करने में आसानी हो। तो लास्ट पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है कि जब राइटर्स ने क्रॉनिकल्स लिखने शुरू किए तो उससे इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई, और जब इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती थी कि किस तरह से राजा को अपनी जो डोमेन है या अपने जो सिटीजन है उनको किस तरीके से रूल करना है, ठीक। अब जो इनको हम क्रॉनिकल्स कहते क्यों हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा जो रिकॉर्ड्स है इवेंट्स का, उसको पूरी तरह से क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में रखता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रम में, कि पहले जो चीज होती है उसको पहले, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम इसको क्रॉनिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को जो है क्रोनोलॉजिकल तरीके से, सारी इवेंट जो राजा के टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसके बारे में क्रॉनिकल्स लिखा जा रहा है, उसके बारे में सारी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इसको क्रॉनिकल्स कह देते हैं।
क्रॉनिकल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर, बहुत ही जरूरी है, जिनके बिना हम जो है मतलब मुगल हिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते, लिटरेरी सोर्सेज का पार्ट बन जाता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल, तो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। दे आर बेसिकली अ रिपोजिटरी ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मुगल स्टेट। मुगल स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन अगर वो सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उनके बारे में पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है ये सारे क्रॉनिकल जो है प्रोवाइड करते हैं। और एट द सेम टाइम ये वो मैसेज भी या मीनिंग भी कन्वे करते हैं जो मुगल रूलर्स अपने सिटीजन पर या अपनी जनता पर से चाहते थे कि वो उसको फॉलो करें या उन पर इम्पोज करना चाहते थे, उन पर लागू करना चाहते थे। तो इन सारी चीजों को भी ये डिस्कस करते हैं, उनके बारे में भी एक आइडिया देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस अ ग्लिम्स इनटू हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड मतलब कैसे उसका प्रचार किया गया, कि जो भी इंपीरियल आइडियोलॉजी है, जैसे सुलही कुल की बात कर ले या मनसबदारी प्रथा की बात कर ले, जो भी सारे कॉन्सेप्ट थे ये कि आइडियोलॉजी डेवलप कैसे हुई और इसको कैसे प्रचार किया गया, कैसे लोगों तक पहुंचाया गया, तो ये सारी बातें भी जो है हमें क्रॉनिकल्स के थ्रू पता चलते हैं। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि दे आर इंडिस्पेंसेबल सोर्स, तो यहाँ पर हमारी इन सारी चीजों को पढ़ के बाद पुख्ता हो जाती है कि हाँ भाई, इनके थ्रू हमें मुगल हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से पता चलता है कि कैसे कौन सा काम करना है या क्या क्यों किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी पूरी इतिहास को, अपनी पॉलिसी को जो है वो अपनी आइडियोलॉजीज को जो है लोगों तक पहुंचाया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा आता है द मुगल एंड देयर एम्पायर। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मुगल ने जो अपना रूल इस्टेब्लिश कैसे किया था, और फिर उसके बाद जो है कि कौन कौन से रूलर्स उसमें आए थे। जैसे फाउंडर जो है मुगल एम्पायर का इज जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। बाबर ने अब जो है वो इंडिया की तरफ आए कैसे थे, एक्चुअली ही वाज ड्रिवन फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया, जो उनकी होमलैंड थी फरगना, वहाँ से जो है उज्बेक्स ने उनको वहाँ से हरा के भगा दिया था। उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिश, उन्होंने अपने आप को ही एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एट काबुल, बट लेटर ऑन जो है कि ही वाज फर्दर पुश्ड इन 1526 टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और अपने रिसोर्सेज को भी और ज़्यादा रिसोर्सेज अपने साम्राज्य को चलाने के लिए भी उनको ज़रूरत थी, तो इसलिए भी ही मूव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और फिर 1526 में जो बात होती है, जो ये समय दिया गया है 1526, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो उसी की वजह से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुगल्स का रूल स्टार्ट होता है, या बाबर अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होता है। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं जो है इकलौता ऐसा रूलर है लाइक मुगल डायनेस्टी के अंदर जो 2 बार जो है सिंहासन पर बैठता है। पहले 1530 में 1530 से 40 तक शासन करता है, लेकिन बाद में उसे जो शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है उसमें उसको शेरशाह सूरी जो है वो भगा देता है, तो वो वापस चला जाता है। लेकिन 1555 में से पहले शेरशाह फिर से दोबारा से जो हुमायूं है एक बैटल करता है, और जो सूर होते हैं लाइक सूर डायनेस्टी जो है हमारी, उनको हराकर फिर 1555 में 1555 ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ अगेन, क्योंकि जब तक जो है शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी होती है। लेकिन अपने एम्पायर को वो स्टैब्लिश तो कर लेता है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करने से पहले ही 1 साल के अंदर जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी सिनेरियो में जो है फिर इमरजेंस होती है अकबर की। अकबर जो है कि सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है मुगल डायनेस्टी का। कारण क्या है कि उसने सिर्फ अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं किया, जैसे हमने बात की अभी हुमायूं के बारे में कि उन्होंने स्टैब्लिश तो किया, अपने आप को रीस्टैब्लिश किया, लेकिन वो अपने आप को कंसोलिडेट या अपने एम्पायर को सुदृढ़ नहीं कर पाए। अकबर ने क्या किया, एक्सपेंड तो किया, लेकिन साथ के साथ उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट भी किया। अकबर सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर टू द हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश माउंटेन का बेटा ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है वहां से जो है वो निकलता है हिंदू कुश माउंटेन। तो वहां तक उन्होंने अपने जो एम्पायर को जो एक्सटेंड किया एंड चेक द एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन ऑफ दिस उज्बेक ऑफ तुरान एंड दिस सफाविद। उनको भी उसने रोका, क्योंकि वो भी जो है अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी जो बाउंड्री थी, अपनी जो बॉर्डर था, उसको हिंदू कुश माउंटेन तक रखा और मेंटेन करके रखा। अकबर के बाद 3 जो है सक्सेसर आते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जो टाइम पीरियड इनमें दिया हुआ है कि कब तक उन्होंने रूल किया। औरंगजेब के बाद जो है जो आपका मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 1707 है, और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि 1707 विद द डेथ ऑफ औरंगजेब इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत माना जाता है। तो मतलब ये माने कि औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में
आपका मिडिवल पीरियड जो है, मिडिवल हिस्ट्री का जो टाइम है, जैसे हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो मिडिवल हिस्ट्री जो है उसका टाइम पीरियड 1707 में औरंगजेब की डेथ के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो पावर होती है या जो ऑरा होता है मुगल एम्पायर का, मतलब मुगल एम्पायर बेसिकली डिक्लाइन शुरू हो जाता है विद द डेथ ऑफ औरंगजेब। और इसी दौरान जो रीजनल पावर्स होती हैं, जो सामंत भी हैं, जमींदार भी हैं, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट डिक्लेयरिंग देमसेल्फ लाइक इंडिपेंडेंट, वो ऑटोनॉमी क्रिएट करना, अक्वायर करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और फाइनली इन 1857 द लास्ट सियोन मतलब बेसिकली द वंशज ऑफ दिस डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, बहादुर शाह जफर सेकंड was overthrown by the British। तो 1857 में प्रॉपर तरीके से जो मुगल डायनेस्टी है वो हिंदुस्तान से खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है बाय ब्रिटिश। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको जो डिस्कस करना ही है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। इसमें हम बेसिकली वही चीज डिस्कस करेंगे थोड़ी सी जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, तो इनको जल्दी से हम रीड आउट कर देते हैं। They are important source of for studying the empire and its court, basically the Mughal empire. They project a vision of enlightened kingdom वो divine rule जो theory हमारी है। They also convey that all the resistance मतलब जितने भी रिवोल्ट होंगे, जो भी कोई आदमी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा, दे आर डेस्टाइन्ड टू फेल, मतलब भगवान ने पहले से तय किया हुआ है, क्योंकि डिवाइन रूल की थ्योरी को ये जो कन्वे कर रहे हैं, तो भगवान ने पहले से डिसाइड किया हुआ है इन क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग कि आप जो भी रिवोल्ट करोगे मुगल एम्पायर के अगेंस्ट, वो फेल होना ही है, ये पहले से ही नियति है उसकी, डिसाइड कर रखा है भगवान ने पहले से। एंड दीज क्रॉनिकल एक्चुअली फोकस्ड ऑन इवेंट्स सेंटर ऑन द रूलर, हिज फैमिली, द कोर्ट एंड नोबल्स, वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। तो जैसे हम ये नाम की बात कर रहे हैं, अकबर नामा है, शाहजहां नामा मतलब बादशाह नामा, आलमगीर नामा, आलमगीर जो था औरंगजेब का नाम था, ये सजेस्ट करते हैं कि राइटर बेसिकली, हमने फोर्थ पॉइंट में, सेकंड लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि जो इवेंट्स थी किंग के आसपास, उसकी फैमिली के आसपास रहती है, और ये नाम भी हमको ये सजेस्ट करते हैं कि जो राइटर था क्रॉनिकल्स का और हिस्ट्री का, जब वो लिखता था तो उसके दिमाग में भी यही बात थी कि जो एम्पायर की हिस्ट्री है और जो कोर्ट की हिस्ट्री है, बेसिकली राजा की, बादशाह की हिस्ट्री है, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइटल हमें ये सजेस्ट करते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग थी जब वो इतिहास या क्रॉनिकल्स लिख रहे थे। तो उनको लगता था कि राजा की हिस्ट्री और एम्पायर की हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे जो क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। देखिए टर्किश जो थी, इट वाज द मदर टंग ऑफ दिस मुगल्स। ठीक है, और जो हमारा जो बिगिनिंग के जो हमारे जो स्टार्टिंग में जो बाबर ने जो अभी अपनी पोएट्री है, जो अपनी मेमोरीज जो लिखी है, वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। लेकिन जो मुगल कोर्ट्स की क्रॉनिकल्स हैं वो सब लिखी गई है पर्शियन लैंग्वेज में। तो पर्शियन जो है वो लैंग्वेज कैसे बनी? इट वाज अकबर हु मेड पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। ठीक, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे हम राजस्थान की बात कर लें, या हम महाराष्ट्र या मराठा एरिया की बात कर लें, या तमिल एरिया की बात करें, वहाँ पर पर्शियन जो है पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन हाँ उसकी कुछ इडियम्स जो है या उसकी कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती थी। फिर ऐसे टाइम पर जब पर्शियन और जो हमारी हिंदवी लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज थी, उसके बीच में जब इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, तो पर्शियन लैंग्वेज जो है उसने भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया लोकल इडियम्स को, और इन दोनों के इंटरेक्शन से एक नई लैंग्वेज जो है उसका इमर्जेंस होता है, दैट इज उर्दू। ठीक है, तो पर्शियन लैंग्वेज और हिंदवी लैंग्वेज के जो इंटरेक्शन था उससे एक नई लैंग्वेज जो है वो अस्तित्व में आती है, जिसको हम कहते हैं उर्दू। This at the same time Akbar commissioned the translation of Mahabharata and Ramayana into Persian also। ठीक, और महाभारत का जो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेशन हुआ था उसको रज़्मनामा कहा जाता है, बुक ऑफ वॉर्स। आगे हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वो सारी बुक्स होती हैं विच आर बेसिकली हैंड रिटन। तो जितना भी हमारी जो बुक्स होंगी वो हैंड रिटन होगी, हम उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब जो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी मुगल एम्पायर में, जितने भी क्रॉनिकल्स थे, उनको रखा जाता था किताब खाना के अंदर। किताब खाना को अगर हम समझे तो इसे हम लाइब्रेरी की फॉर्म में समझ सकते हैं, द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन। वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो है बनाई जाती थी, और एट द सेम टाइम जो एम्परर का कलेक्शन था मैन्युस्क्रिप्ट्स का वो भी रखी जाती थी, और नई मैन्युस्क्रिप्ट जो है वहाँ पर बनाई जाती थी। तो किताब खाना है लाइब्रेरी। अभी जो पूरी प्रोसेस थी
मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने की या क्रॉनिकल्स बनाने की किताब खाना के अंदर, तो मेनी अदर पीपल वर इन्वॉल्व लाइक पेपर मेकर्स, स्क्राइबर्स और कैलीग्राफर्स, गिल्डर्स, पेंटर्स एंड बुक बाइंडर्स। ये सब जो लोग थे इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में। लेकिन इन सब लोगों में से अगर हम बात करें तो कैलीग्राफर और पेंटर्स they held a high social standing or social status in the society, while others such like paper makers or the book binders वो लोग जो है कहीं ना कहीं जो है गुमनामी के अंधेरे में थे, या उनको उतना सोशल स्टेटस जो था उनका उतना मेंटेन नहीं था। अब अगर हम कैलीग्राफी की बात कर रहे हैं तो अकबर की एक फेवरेट कैलीग्राफी थी जिसको हम बोलते हैं नस्तालिक। इट वाज लाइक अ फ्लूइड स्टाइल with long horizontal strokes. It is written using a piece of trimmed reed with a tip of 5 to 10 mm called kalam, dipped in carbon ink, जिसको हम बोलते हैं स्याही। तो ये उसकी जो है अकबर की जो थी फेवरेट जो थी कैलीग्राफी या राइटिंग स्टाइल थी। अब हम बात करते हैं पेंटेड इमेजेस की। पेंटेड इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ बात कर रहे हैं पेंटिंग्स की, ठीक है। अब पेंटेड इमेजेस या पेंटिंग्स है क्या, किसी भी इवेंट को जो है डिस्क्राइब करती हैं, उसके बारे में बताती हैं विजुअल फॉर्म में, तो उनको हम इमेज कह देते हैं या पेंटिंग्स कह देते हैं। पेंटिंग्स वर बिलीव्ड टू पोसेस स्पेशल पावर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज about the kingdom and the power of the king in ways that the written medium could not। कोई आइडियाज हम राइटिंग में लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो पेंटेड जो थी इमेजेस जो थी पेंटिंग के थ्रू उनको कम्युनिकेट कर देती थी, लोगों तक पहुंचा देती थी। इसी प्रोसेस में अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। इन द व्यू ऑफ अबुल फजल दिस पेंटिंग हैड द पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लुक एज इफ दे पोजेस लाइफ, कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव बनाने की जो पावर थी वो पेंटिंग के अंदर थी, तो इसलिए बहुत इसको प्रमोट किया गया। बट यहाँ पर एक हमारे पास एक टसल या कॉन्फ्लिक्ट की बात भी है। इट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन रूलर्स एंड द उलेमा। अब रूलर्स और उलेमा के बीच में जो है वो टेंशन क्यों क्रिएट हुई रिगार्डिंग द पेंटेड इमेजेस, उसका कारण ये था कि उलेमा को लगता था कि आर्टिस्ट जो है वो एक जो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट अपना रहा है कि वो निर्जीव चीजों को सजीव बनाने की कोशिश कर रहा है, या बाकी चीजों को एक नया लाइफ देने की कोशिश कर रहा है, उनको एक नई स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है, तो उनका मानना था कि ये जो पावर है ये पावर सिर्फ भगवान की है, अल्लाह की है, ठीक। तो इसलिए कहा कि अल्लाह की पावर को कोई और आदमी लेगा, तो उन लोगों ने उसको इसीलिए देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उलेमा एंड द रूलर्स। बट इस चीज को जो है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया और पेंटेड इमेजेस जो है वो कंटिन्यू रही, और जिसमें हम अगर आगे अकबरनामा या बादशाहनामा की बात भी करेंगे, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ पेंटेड इमेजेस की जो उसको प्रमोट किया गया और बहुत ज्यादा उसको वैल्यू प्रोवाइड की गई। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अकबरनामा की। अकबरनामा जो है इट वाज रिटन बाय अबुल फजल। इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, 3 पार्ट्स, 3 वॉल्यूम्स, जैसे भी आप उसको समझना चाहो। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो जो बात करती है, इट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम और एडम टू वन एक पर्टिकुलर एरिया जो है या जो रूल है अकबर का, जिसको हम बात करें कि एडम से स्टार्ट करके अकबर के 30 साल तक के रूल के बारे में बात करती है। जो सेकंड वॉल्यूम है वो अगले 16 साल की बात करता है, यानी कि 31 से लेके या 30 से लेकर 46 जो ईयर है उसके रेनल ईयर जो है उसकी बात करता है। जो थर्ड पार्ट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकबरनामा, इट इज आईने अकबरी। द थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी which provided a detailed description of Akbar's regime। अकबर ने जो रूल किया है उसकी पूरी डिटेल इंस्क्रिप्शन जो हमको आईने अकबरी में मिलती है। आईने अकबरी is one of the most important literary source to understand the history of the Mughal Empire, basically particularly about the Akbar's reign, ठीक है। In the Aine Akbari, the Mughal Empire is presented as having a diverse population consisting of Hindus, Jains, Buddhists and Muslims and a composite culture। तो इस सब के बारे में जो है हमें डिटेल में जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी, कैसे कौन रहता था, सुलही कुल, वो सारी डिटेल जो है वो हमको मिलती अकबरनामा के अंदर, ठीक है। तो अकबरनामा लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। अभी हम आगे चलते हैं, ये हमारी जो है लास्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे बादशाहनामा की। मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि बादशाहनामा को हम पातशाहनामा के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे अकबरनामा लिखी गई थी तो उससे इंस्पायर होकर
जो शाहजहां ने है उसने अपने एक कोर्ट के जो कोर्टियर था, जो राइटर था अब्दुल हमीद लाहौरी, एंड ही वाज द प्यूपिल और डिसाइपल ऑफ द अबुल फजल, उनको बोला कि आप बिल्कुल अकबरनामा की तर्ज पर, अकबरनामा के बेस पर एक मेरा भी इतिहास लिखिए, दैट इज बादशाहनामा। ठीक है, तो उस इतिहास को लिखने के लिए जो है अकबरनामा, बादशाहनामा को लिखने के लिए अकबरनामा के बेस पर जो है ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई। उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और हर पार्ट जो है वो शाहजहां के 10 साल को डिस्कस करता है, उसके बारे में बात करता है, यानी कि इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द 30 इयर्स ऑफ शाहजहां's रूल। लेकिन जो शुरू के 2 वॉल्यूम हैं, दफ्तर जिनको हम बोलते हैं, जो हम 3 वॉल्यूम की बात करें उसमें से 2 वॉल्यूम है, दे आर बेसिकली रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, जो ओरिजिनल राइटर थे इसके, और उनको बाद में जो एडिट किया या रिवाइज किया, इट वाज बेसिकली डन बाय सदाउल्लाह खान। सदाउल्लाह खान हु वाज द वजीर ऑफ शाहजहां, वजीर मतलब मंत्री, महामंत्री मान लो या हम मंत्री मान लें। ठीक है, तो इट वाज बेसिकली एडिटेड और रिवाइज बाय सदाउल्लाह खान। लेकिन 2 दफ्तर लिखने के बाद या 2 वॉल्यूम लिखने के बाद थोड़ा सा ओल्ड एज की वजह से या बीमारी की वजह से अब्दुल हमीद लाहौरी was not able to write the third this volume, और जो तीसरा दशक की बात करें, क्योंकि हर वॉल्यूम में एक दशक 10 ईयर की बात हो रही है, तो नहीं लिख पाए। तो जो थर्ड पार्ट था, थर्ड वॉल्यूम था, इट वाज बेसिकली देन क्रॉनिकल्ड बाय द हिस्टोरियन वारिस। ठीक है, एक दूसरे हिस्टोरियन इसको कंटिन्यू किया और इसको खत्म किया। तो दिस वाज अबाउट द बादशाहनामा। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे इसके बारे में जो भी इस चैप्टर के अंदर जो फर्दर टॉपिक्स हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर द असाइनमेंट, ज्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चंस है, तो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपर्ली एंड प्लीज यूज द एनसीईआरटी आल्सो टू राइट डाउन द आंसर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर डिस्कस इन दिस वीडियो, बट टू राइट द आंसर यू शुड रेफर द एनसीईआरटी आल्सो। इसके अलावा बाकी जो भी प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी चीज है आप नहीं कर पाते हैं, जस्ट फील फ्री टू आस्क and just let me know. Complete your answers. पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। All the very best. May God bless you in the abundance. खुश रहो। Thank you so much. Thank you.